इस बात की जानकारी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। अमित तिवारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अमित जी, बहुत स्वागत आपका। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अभिषेक जी का बहुत स्वागत है। वैभव शुक्ला जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, वैभव जी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, निरंजन जी का भी बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, आज इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाएंगी। 3 बजे निर्वाचन आयोग ये बता देगा कि कब, कहां, कितने चरण में चुनाव होना है और कब इसका परिणाम आना है। किस तरह से देख रहे हैं इसे? सुनील जी 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 सुनील जी, हेलो जी, निरंजन जी आवाज आ रही है आपकी? हाँ, लेकिन सुनील जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से सभी पार्टियां राजनीतिक रूप से अपने अपनी तैयारी कर रही थी, अब इसके अंदर सबकी धुकधुकी बढ़ेगी। सबकी, आप ये समझ लीजिए, सबके पांव सबके जमीन पे आएंगे। और जिस तरीके से अब चुनाव आयोग आज घोषणा कर देगा, आप ये मान के चलिए एक तरह की आज शंखनाद हो जाएगा इन चुनावों का, और विधिवत रूप से, और आचार संहिता लागू हो जाएगी। और इसके अंदर निश्चित रूप से वो पार्टियां जो जिन्होंने परीक्षा की पहले से तैयारी की हुई है, वो अपने आप को बहुत सबल और बहुत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाती हुई दिखेंगी। लेकिन जिन पार्टियों की अभी कहीं ना कहीं हिला वाली है, यानी कि जिनकी अभी तैयारियों में कमियां हैं, चाहे उनके कैंडिडेट हों, चाहे उनके सीट समझौते हों, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पूरे देश के अंदर इस समय 2 गठबंधन, मेनली 2 गठबंधन अपने आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। तो अब इसके अंदर हमें जो देखने में लग रहा है कि भाई इस समय जिस तरीके से इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा तैयारियों के अंदर पिछड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए उनको भी अब थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज्यादा प्रयास करके और ज्यादा इसके अंदर आनंद फानंद में फैसले लेने पड़ेंगे। जबकि दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन आप देख रहे हैं कि पहले से रैलियां करना शुरू कर चुका है और तमाम लगभग समझ लीजिए आधी से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपनी घोषित कर चुकी है। तो अब उनकी तैयारी पहले से चालू हो गई। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं तैयारी के मामले में वो आगे है। तो अब बाकी, अब आज चुनाव की घोषणा होती है, पहले चरण में कहाँ चुनाव होते हैं, उसके बाद हालांकि ये माना जा रहा है कि 6 से 7 चरण में लगभग ये स्थिति स्पष्ट होगी चुनावों की। निरंजन पोद्दार जी, क्या लग रहा है कौन से ऐसे विषय रह सकते हैं जो बहुत ज्यादा धारदार रहेंगे कुछ ही समय में, जब ये निर्वाचन आयोग बता देगा कि इतने चरण में चुनाव होगा भाई साहब, और ये परिणामों की तारीख? निरंजन पोद्दार जी, जवाब दें। मेरे हिसाब से एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी जी। अब उसको हटाने का मुद्दा हो चाहे उनको करने का मुद्दा हो, केवल आप ये मान के चलिए बाकी के जितने भी मुद्दे इनके ऊपर, कि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, कई बार मुझे आरोप लगता है कि एक अच्छी बात करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब सारी चीजों की वस्तु स्थिति देखने के बाद में एक छात्र जो है वो 98% नंबर लाता है और दूसरा छात्र 48% नंबर लाता है, तो बैलेंस बनाने के लिए 98% वाले 52% कैसे कर दूंगा? मुझे एक बात बताइए। क्योंकि ये बात इसलिए कह रहा हूँ सुनील, कि जितने मुद्दे अभी ये बता रहे हैं, चाहे मणिपुर का है, चाहे पहलवानों का है, चाहे किसानों का है, चाहे महंगाई का, बेरोजगारी का, हम उसे ये मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये जनता को कितना कनेक्ट है, इन चीजों पर कितनी बात बना दे इनको। मेरा है कि जब किसी मुद्दे पर जनता का आदेश आता है, चाहे जनता ने स्वीकार किया चाहे उसके बाद उस मुद्दे का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन आज देखेंगे पक्ष जो है उन्हीं मुद्दों के ऊपर दोबारा चुनाव लड़ता है। और मेरा ये मानना है कि जितने मुद्दे अभी पिछले 3 महीने पहले आपने देखा होगा 5 राज्यों के चुनाव, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जो मुद्दा है सुनील जी, देखिए मुद्दा जनता को अपील करता है जब आप उसके अंदर इतना हो, या यूं कि उसके अंदर घोरा मापता हो। अब मुझे एक बात बताइए, आज सबके सामने स्थिति है, कितना रुपए का चुनावी बॉन्ड बिका, किन लोगों को कितना चंदा मिला? मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को 6 करोड़ रुपए का चंदा मिला या 6,000 रुपए के बॉन्ड मिले, तो कांग्रेस को भी 1,400 करोड़ मिले। अगर घोटाला, अगर कोई फर्जीवाड़ा है, अगर वो रिश्वत है, तो उसके अंदर छोटे रिश्वत खाई, बड़े रिश्वत खाई। लेकिन कांग्रेस ये तो नहीं कह सकती ना कि केवल बीजेपी में रिश्वत। और इस हमाम में सारे नंगे में सारे तो उसके अंदर एक दूसरे के दिखा, मेरे हिसाब से सत्ता को कहीं अपील नहीं करता।
और रही बात इसके अंदर जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, अभी तो मैं आपको बताऊं सुनील जी, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मामला आधा खुला है। अभी पूरा जब इसके नंबर्स आएंगे और जब चीजें पता चलेंगी कि कौन कौन कंपनियों ने किन किन चंदा दिया, कंपनियों का बैक करा है, कंपनियों का सारे के सारे आरोप जो है इसके अंदर आप मिक्सअप के हैं। अब कोई किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा दे, अभी वो जी। निरंजन पोद्दार जी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा। अगर व्यवस्था एकदम पलट गई, जो अभिषेक जी कह रहे हैं और वैभव भाई कह रहे हैं, अभी तो हालांकि शुभकामनाएं उनको, उनकी बातें सब कुछ सही साबित हों, लेकिन कुछ मामला इधर निकला, फिर क्या होगा? फिर ये मान लिया जाए कि लोकतंत्र भी जिंदा है और महंगाई भी कुछ खास असर नहीं डाल पाई। इससे सुनील जी अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं, ईवीएम की इज्जत बच जाएगी, क्योंकि नहीं तो आपको होगा चुनाव के बाद में विपक्ष हारता है, ईवीएम चिकराता है। पहली बात। दूसरी बात देखिए, मुद्दे की बात सुनील जी, तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप एमएसपी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। जहां तक सब मेरी जानकारी है, जो जमीन और उत्पादन राज्यों का है, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। तो अगर ये इन 12 राज्यों के पोजीशन की सरकारें हैं, वहां पे एमएसपी देखते किसान हमने एक बिल्कुल सर, भारतीय जनता पार्टी अपने आप दबाव में आ जाएगी। लेकिन सवाल क्या है ना कि एक आखिरकार किसकी गारंटी, किसके वादे में ज्यादा दम और ज्यादा ताकत दिखेगी। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आपने समय निकाला सर, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही।